गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आपका अपने चहेते यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करनी है। मुझे बातचीत क्या करनी है कि मैंने आप लोगों को एक आधुनिक भारत के उत्तरकालीन मुगल पढ़ाए थे अभी, उनकी पूरी डिटेल। ठीक है, जैसे कि वादा किया था, थोड़ा सा लेट हो गया वादे में, एक दिन लेट हो गया, एक दो दिन लेट हो गया। मैंने आपसे वादा किया था कि तुरंत ही मैं आपको जो है इसके 50 क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं 50 क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ जो कि PYQs हैं, पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, NCERT बेस है। बात आ रही समझ में? तो एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, मतलब पढ़ाई के साथ साथ इसका हो जाएगा। कल को जो क्लास मिलेगी, कल जो क्लास मिलेगी वो यूरोपियन कंपनीज का आगमन और उसके 50 क्वेश्चन, वो दोनों हाथों हाथ एक साथ ही करा देता हूँ कल को मैं। ठीक है, जिससे जो है आप लोगों को दिक्कत खत्म हो जाएगी। फिर एंशिएंट इंडिया की 2 क्लासेज और कराएंगे, जिसमें एक तो सबसे पहले सबसे मुश्किल टॉपिक जो सबको लगता है पाषाण काल, वो पाषाण काल सबसे मुश्किल टॉपिक हम कराएंगे। ठीक है, जो कि इजी लगेगा। सबसे मुश्किल टॉपिकों में ये भी एक टॉपिक बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने इसको बहुत इजी समझाया आप लोगों को और बहुत मज़ा आया। मैं देख रहा हूँ कि बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो अब ऐसा उम्मीद करते हैं इन 50 क्वेश्चन पर रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा आएगा। दूसरी चीज़, जिसने ये क्वेश्चन देखे उससे पहले वो वाली क्लास जरूर देख ले मेरी। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, वो क्लास देख लेगा तो उसका पूरा लेटर मुगल इसी यही कहानी खत्म हो जाएगी, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उत्तरकालीन मुगल, जैसे कि आप लोगों को पता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरकालीन मुगल शासक हुए थे जो कि बहुत कमज़ोर थे। मैंने पूरी डिटेल उसमें समझा दी है, तो उसमें समय को ना जाया करते हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है, किस पे आते हैं? क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए, नहीं आ रहा है, दोबारा करते हैं कोशिश। कहाँ गए भाई दोस्तों? ठीक है, चलो। तो मैंने कि जैसे आप लोगों को बताया कि पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने करने की कोशिश की आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट पे ये आ गया, क्या चक्कर है भाई? चलो फिर से देख लेते हैं एक बार और, नहीं होता है तो फिर दोबारा लगाते हैं PDF को। यहाँ तो सही चल रहा है मामला। ठीक है, आ गया। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन मुगल शासक गद्दी पर बैठा? तो आजम, कामबख्श और मुअज्जम। तो मुअज्जम इसका नाम था, इसका नाम क्या था? मुअज्जम। ये जुल्फिकार खां की, जुल्फिकार, ये भी याद रखेंगे, जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठा। तो पहला जो अमीर था जिसने जो है क्या कहते हैं, पहला अमीर था जिसने सहयोग किया था वो जुल्फिकार खां था, और जाहिर सी बात है जुल्फिकार खां को वजीर बनाया गया होगा, तो वजीर बना दिया गया इसने। कामबख्श और आजम को दोनों को हराया था, कामबख्श को बीजापुर के आसपास और इसको गुजरात के आसपास, जजाऊ के युद्ध में। किसमें? जजाऊ के युद्ध में, जजाऊ के युद्ध में, जजाऊ के युद्ध में हराकर तब गद्दी पर बैठा था। मैंने आप लोगों को बता दिया था 65 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था। इसको शाह बेखबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शाह बेखबर। मैंने आप लोगों को बताया है। कौन थे शाह बेखबर कहने वाले? एक किताब है मुंतखब उल लुबाब, मुंतखब उल लुबाब किसकी है? खफी खां की, बेखबर। तो शाह बेखबर कहा है उन्होंने खफी खान ने मुंतखब उल लुबाब बुक में। ठीक है, तो जहरदार शाह इसके बाद गद्दी पर बैठेंगे। तो इनका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड बहादुर शाह का, ये भी याद रख लेंगे, 1707 से 12। इसके बाद गद्दी पे बैठेगा जहांदार शाह 1712 से 1713। इसको कहते हैं हम लंपट मूर्ख। क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख। ठीक है, जहांदार शाह को। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं, अगले पर। बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम, वैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बता दिया, मुअज्जम था, मुअज्जम था। खुर्रम किसका नाम था? शाहजहां का। सलीम किसका था? अकबर के बेटे शेख सलीम का ही था, जहांगीर का, जो बाद में जहांगीर नाम से गद्दी पर बैठे। छोटे छोटे नाम थे, बड़े बड़े बना लेते थे। रोशन अख्तर किसका था? मोहम्मद शाह रंगीला का। रोशन अख्तर किसका था? मोहम्मद शाह रंगीला का था। किसका था? मोहम्मद शाह रंगीला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को शाह बेखबर कहते हैं? तो मैंने आप लोगों को बता दिया किसको कहते हैं, बहादुर शाह प्रथम को कहते हैं। किसने कहा था? खफी खां ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है, अपनी पुस्तक जिसका नाम है मुंतखब उल लुबाब,
इसमें कहा था शाह बेखबर। ठीक है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है, और इसका नाम था रोशन अख्तर। रोशन अख्तर। ठीक। फर्रुखशर को घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर। ठीक है, और इसको कहा जाता है शाह बेखबर। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? शाह बेखबर। लंपट मूर्ख किसको कहते हैं? मैंने अभी आप लोगों को बताया किसको कहते हैं? जहांदार शाह को कहते हैं। जहांदार शाह जो है, जहांदार शाह 1712 से 13 एक साल ही गद्दी पर बैठे। बहादुर शाह प्रथम को 1707 से 12 5 साल गद्दी पर बैठे। ठीक है, शाह आलम 1754 से है, ठीक है, 59 तक। और अहमद शाह क्या है? 1748 से 54 तक। ठीक है, फिर भी लिख लीजिए इसको। तो 1748 से 54 तक है अहमद शाह, और 1754 से लेकर 59 तक है शाह आलम सेकेंड। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन खां के सहयोग से कौन सम्राट बना? ये किंग मेकर कहे जाते हैं। हिंदुस्तानी गुट के थे, हिंदुस्तानी गुट के थे, किंग मेकर कहे जाते हैं। सैयद बंधु जो है, सैयद बंधु 12 मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। 12 जगह है मुजफ्फरनगर में, वहाँ के रहने वाले थे। सैयद बंधुओं का जन्म वहीं का है। और इन्होंने सबसे पहले जो गद्दी पे बैठाया था, फर्रुखशर बैठाया, रफ़ीउद्दरजात, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह, तीनों इनकी ही देन थी। और मोहम्मद शाह के समय में ही इनकी मृत्यु हुई थी। मोहम्मद शाह के समय में ही निज़ामुल मुल्क चिनकिलिज खां ने इनको मार दिया था। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु हुई षड्यंत्र के कारण हुई। जी देखो, क्या कहते हैं, जब बोया बबूल तो फूल कहाँ से होंगे? जब आप कांटे बोओगे ना दोस्तों, तो कांटे ही मिलेंगे, याद रखिए। जीवन में एक याद रखना, कांटे बोओगे तो कांटे दोस्तों मिलेंगे। और हमेशा याद रखना कि आप अपने के साथ साथ औरों का नुकसान करोगे इन कांटों से। तो इसीलिए कोशिश करिए कि राहों में फूल बिछाते चलें, अमन का पैगाम दें। ठीक है, प्यार मोहब्बत की बात करें। लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा है। जीवन निरर्थक हो जाता है, जीवन बेकार हो जाता है, और जीवन में कुछ नहीं बचता है। तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे। फर्रुखशर, मोहम्मद शाह, रफ़ीउद्दरजात, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी को गद्दी पे बैठाया। खुद ने षड्यंत्र करे और खुद ही षड्यंत्रों के कारण मारे गए। ठीक है, घृणित कायर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो फर्रुखशर को घृणित कायर कहा जाता है। ठीक है, बहादुर शाह को जफरी कहा जाता है। और इनके बारे में अगर हम बात करें फर्रुखशर की, तो 1713 से 19 तक गद्दी पर बैठे। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करा? इन्होंने दस्तक प्रमाण पत्र दिया। दस्तक प्रमाण पत्र, इससे क्या होता था? इस दस्तक प्रमाण पत्र से किसको दिया गया? ये दिया गया दस्तक प्रमाण पत्र अंग्रेजों को। किसके लिए? बंगाल में टैक्स फ्री, बंगाल में टैक्स फ्री, टैक्स फ्री। तो बंगाल में क्या है? टैक्स फ्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, अहमद शाह आलमगीर सेकंड, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, 1713 में अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी का शाही फरमान किसने दिया था? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, दस्तक प्रमाण पत्र दिया था। असल में ऐसा हुआ था, हाँ ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ पूरी बात। फर्रुखशर बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तो जॉन सुरमन के नेतृत्व में, जॉन सुरमन याद रखेंगे, जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मिला। शिष्टमंडल इनसे मिला। और शिष्टमंडल में अगर हम देखें कौन कौन शामिल थे, जॉन सुरमन के नेतृत्व में शिष्टमंडल में कौन कौन शामिल थे? डॉक्टर हैमिल्टन, हैमिल्टन नंबर 2 डॉक्टर हैमिल्टन थे। और दुभाषिया था ख्वाजा सेहत, और जॉन सुरमन तो थे ही। ख्वाजा सेहत दुभाषिया था, जिसने अंग्रेजी को फारसी में कन्वर्ट करा था। अब सोचिए, उस समय के मुगल बादशाह इतने कमज़ोर हो गए थे, उसके बाद भी अंग्रेजों को द्विभाषा लेकर आने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो इतने अंग्रेज सशक्त नहीं हो पाए थे कि वो इस फर्रुखशर के सामने भी खड़े हो पाए। लेकिन बाद में इन्होंने ये जलवा मचाया कि इनको अपना पेंशनर बना लिया। तो वक्त वक्त की बात होती है, समय बहुत बलवान होता है।
समय को पकड़े रखो, समय को हाथ से मत जाने दो। जिसका समय चला गया उसका सब कुछ चला गया। समय को पकड़ने का एक ही तरीका है कि समय के अनुसार काम करते चलो। जैसे जैसे समय की डिमांड है वैसे ही करते चलो। आज थोड़ी डिमांड है तो थोड़ा करो, कल ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा करो। तो कुल मिला के बात यह है कि रोज़ रेगुलर पढ़ाई करो, बढ़िया से करो, तो समय बहुत बलवान होता है। ठीक है, महाभारत के सीरियल में भी यही दिखाया था, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ, मैं किसी के लिए नहीं रुकता। ठीक है, आज 18 साल के हो, कल को 40 साल के भी हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, ओवर एज होते चले जाते हैं हर एग्ज़ाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलने, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ? तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में सैयद बंधुओं का अंत हुआ। किसने मारा इनको, मरवाया? निज़ाम उल मुल्क चिनकिलिज खान ने, चिनकिलिज खान ने मरवाया। और दोस्तों एक और बात बता देता हूँ, चिनकिलिज खान ने मरवाया, निज़ामुल मुल्क चिनकिलिज खान ने मरवाया। इसके साथ साथ इन्होंने क्या काम करा था? इन्होंने ये काम करा था, ये खुद भी 1724 में किसकी निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम बनकर हैदराबाद को स्वतंत्र करा लिया, मतलब अंग्रेज़ों से स्वतंत्र करा लिया। किसके समय में? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। और फिर नहीं लौटे और बोले कि मैं यही शिफ्ट सही हूँ, क्योंकि कल को क्या पता मैंने इनको मारा, लोग मुझे मारने को आ जाएंगे। और सच्चाई भी यही है, क्योंकि षड्यंत्रों से दूसरे को मारोगे तो दूसरा तुम्हें मारना आएगा। तो कुल मिला के बात ये रही कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में बहुत सारे स्वतंत्र राज्य हुए, जिनमें हैदराबाद भी एक स्वतंत्र राज्य बना। इन्होंने उनको टैक्स देना बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रंगीला उपनाम से किसको जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला मैं कह रहा हूँ बहुत देर से, आप लोगों को समझ लीजिए। इसको रोशन अख्तर भी है, इसका दूसरा नाम है रोशन अख्तर। जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। शाह आलम अकबर सेकंड, इनका कोई ऐसा नाम नहीं है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किसके समय में किया था? इस रंगीला के समय में किया था, और रंगीला गद्दी छोड़कर भाग गया था। ठीक, क्या क्या ले गया? मयूर सिंहासन, ले गया, कोहिनूर हीरा 70 करोड़ रुपए लगभग, और लेखपाल भी ले गया था, दासियां, बहुत कुछ भर के ले गया भारत से। और कंडीशन ये कर गया था कि ये कहा गया था कि इसका सुल्तान का शासन जो है दिल्ली से पालम तक था। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला की सारी जो मुगलों का नाम बुखार था वो सब उतर गया था जब नादिर शाह आया था। दंदनाता हुआ घुसा और कर गया इसका काम। रीजन क्या था? नादिर शाह का दूत आया था, उसको षड्यंत्रों के कारण उसको मार दिया गया था। किसी के दूत को मारना उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। बोला मैं तो शांति का पैगाम लेकर आया था, आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो मोहम्मद शाह रंगीला ये हो गया। फर्रुख शेर को घृणित कायर कहते हैं। क्या कहते हैं? घृणित कायर। करनाल 1739 में किस किस के बीच में लगाया? करनाल का युद्ध लड़ा गया नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। करनाल का युद्ध लड़ा गया था। करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह हार गए थे। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध कब? 1761। औरंगजेब और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध कब से कब तक? 1757। नादिर शाह और बाजीराव के प्रथम में कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, बात समझ गए? हाँ, ठीक है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन का तख्ते ताउस नाम था। तो जाहिर सी बात अंतिम तो यही होगा, मोहम्मद शाह, क्योंकि इसी के समय में माल को बटोर के ले गए नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस समय किया था? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस समय किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के समय में ही प्रथम आक्रमण किया था। तो अहमद शाह के समय में याद रखेंगे टोटल 7 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए? 7 आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली ने भारत में 7 आक्रमण किए थे। तो आज से अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का युद्ध, तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो आप लोगों को पता है, शाह मराठे और
आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर जैसे। अच्छा, किसके शासनकाल में हुआ? तो शासनकाल में आलमगीर सेकंड, अकबर सेकंड, अकबर नहीं है 18, क्योंकि अकबर तो अखबार में चले गए, ये भी 1800 में चले गए। और जो है क्या कहते हैं, किसके काल में हुआ है? हाँ ठीक है, मैं अगर इसको देखूं तो शाह आलम के समय में हुआ है, क्योंकि 1759 से गद्दी पर बैठता है ये, 1759 से गद्दी बैठता है, 1761 में हुआ था। ठीक है, तो शाह आलम के समय में हुआ था। 1837 में ये गद्दी पर बैठता है, 1837 में ये गद्दी 37 तक रहता है, और 1857 तक ये था। ठीक है, हाँ। बक्सर का युद्ध 1764 किसके समय में हुआ? तो जाहिर सी बात है बक्सर का युद्ध भी 1764 इसके समय में हुआ था, शाह आलम के, क्योंकि शाह आलम तो खुद ही लड़ने गया था। तो शाह आलम सेकंड के समय में भी बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध में कौन कौन थे साहब? तो एक तरफ 3 सेना थी, जिसका नाम था मीर कासिम प्लस अवध का नवाब शुजाउद्दौला प्लस मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। किसके बीच में? वर्सेस अंग्रेज। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। और हेक्टर मुनरो ने इनकी तीनों की संयुक्त सेना को हराया था और बंगाल पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया था। इलाहाबाद की संधि 1765 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल शासक कौन था? जाहिर सी बात है इसी व्यक्ति से कराए थे, शाह आलम सेकंड से। क्यों? क्योंकि यही हारा था और इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई हैं, एक तो अवध के नवाब के साथ और एक हुई है मुगल बादशाह के साथ। तो इस पे जो संधि में था, बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा की दीवानी मिल गई। उड़ीसा की दीवानी मिल गई किसको? अंग्रेजों को। किसकी मिली? अंग्रेजों को दीवानी मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट बात है, कौन सा मुगल सम्राट अंग्रेजों के पहला पेंशन भोगी बना? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पेंशन भोगी बना था शाह आलम सेकेंड ही। तो पहले किसका पेंशन भोगी था ये? पहला था मराठों का पेंशन भोगी, जिसको सिंधिया उठा कर लाया था बिहार से, उसको गद्दी दिलवाई थी। और बाद में जो है क्या कहते हैं, कौन था वो, एक कर्नल था, नाम ध्यान नहीं आ रहा, थोड़ी देर में आएगा तो बता दूंगा। उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद इसको जो है क्या कहते हैं, अपना पेंशन भोगी बना दिया गया था। नेक्स्ट पर आते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो अकबर सेकंड ने दी थी। अकबर सेकंड ने ये कहा था कि साहब राजा जी चले जाओ, राम मोहन राय जी, राजा जी बड़ा मक्खन लगाया, बोले चले जाओ लंदन में महारानी से बात कर लो, तुम अंग्रेजी जानते हो यार, हम कहाँ जानत अंग्रेजी है। अब बेचारों के साथ समस्या ये थी, अब वो जलवा तो चला गया कि अंग्रेज आकर फारसी सीख रहे थे। अब क्या है, अब तो तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। अब अंग्रेजी तो भाई दूर की कौड़ी, आज नहीं आती लोगों को। ठीक है, तो शायद अकबर को क्या आती? तो अकबर बोले इनसे, बोले यार तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम एक काम करो, तुम यार चले जाओ, हमारी पेंशन वेंशन की बात कर लेना। अब साहब ये पहुंच गए बिस्ट्रल में, बिस्ट्रल लंदन में, बिस्ट्रल में पहुंच गए। और कौन? राजा राम मोहन राय। और इनकी पेंशन तो ना बढ़ी, लेकिन इनको पेंशन मिल गई। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। कहाँ पर? बिस्ट्रल लंदन में मृत्यु हो गई और वहीं पर इनको दफना दिया गया। तो याद रखिए बेचारे, इनका काम इन्होंने ही खराब कराया, अकबर सेकंड ने। किसने कराया? अकबर सेकंड ने। ठीक है, अकबर सेकंड के समय में ही अंग्रेजों ने अपने सिक्के भी चलाए थे। अंतिम मुगल सम्राट कौन सा? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड, जिसको कर्नल नील ने उसके पोतों के साथ दिल्ली के लाल किले से पकड़ा, लाल किले से पकड़ा। और लाल किले से पकड़ने के बाद क्या करा इन्होंने? दिल्ली के लाल किले से पकड़ा अपने पोतों के साथ, और दिल्ली के लाल किले से पकड़ने के बाद इनको कहाँ भेज दिया गया? बर्मा भेज दिया गया। इनके पोतों को तो मार दिया। ये बेआई में गए। जब
बख्त खान के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह में कश्मीरी गेट दिल्ली पर कब्जा किया विद्रोहियों ने, तब इनके पास गए कि साहब हम आपको अपना नेता बनाना चाहते हैं, आपके नेतृत्व में 1857 का विद्रोह करेंगे। लेकिन बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर के पास क्या था इन विद्रोहियों को या फिर इन सैनिकों को देने के लिए? कुछ नहीं था, खाली हाथ पड़ा था। अंग्रेजों की पेंशन खोर बना हुआ था। अब इसकी खुद समझ में नहीं आया मैं करूं तो करूं क्या? एक तरफ तो वतन से गद्दारी नहीं कर सकते, दूसरी तरफ जो है देने के लिए कुछ था नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ना फिर उसके बाद अपना जो है वतन की तरफ गए और वतन वालों का सहयोग करने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे की चल रही थी कंडीशन, बुढ़ापे की लालटेन थी, बुझने वाली थी, और बुढ़ापे की लालटेन बुझने से पहले ही अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया। और अंग्रेज़ों ने पकड़ने के बाद सीधे बोले यहाँ से ले जाओ, यहाँ छोड़ना ही नहीं है भारत में, और सीधे कहाँ ले गए? बर्मा ले गए, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम भी याद रखेंगे, बेगम जीनत महल, ये भी गई थी वहीं, बेगम जीनत महल, तो याद रखेंगे बेगम जीनत महल। 1857 के विद्रोह के समय में मुगल सम्राट कौन था? 1857 के विद्रोह के समय में आप लोगों को पता ही है, यही बहादुर शाह जफर थे। इनको जबरदस्ती बलि का बकरा बना दिया गया था। है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो मैंने आप जैसे बताया बर्मा या म्यांमार या रंगून उस समय इसकी राजधानी हुआ करती थी, वहाँ पर इसको भेज दिया गया था। ठीक है, वहीं पर हो गए क्या था वो कि हिंदुस्तान के बादशाह को 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई भारत की। ठीक है, तो वक्त देखो, वक्त कितना बलवान है। मुगल बादशाह को अपने सर जमी भी नहीं मिली दफन होने के लिए। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य की सीमाएं केवल दिल्ली के लाल किले तक ही सिमट गई थी? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा किसके समय जो सिमट गई थी। तो देखो बहादुर शाह जफर, हाँ बिल्कुल बहादुर शाह जफर दिल्ली के लाल किले में पड़े थे बस, और कुछ नहीं है, बाहर कोई नहीं जानता। इतनी स्थिति हो गई थी शाह आलम के सेकंड के समय में तो खाने पीने के पैसे ना बचे, तो जो है सामान बाहर आ गया था दिल्ली के लाल किले के बिकने के लिए, मुगल बादशाह का सामान। ये स्थिति थी, सोचो आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। खर्चा चलाने के लिए अपना माल बेच के खर्चा चलाया इन लोगों ने। ठीक है, नादिर शाह भारत से क्या लूट कर ले गया? कोहिनूर हीरा ले गया, अपार धन संपत्ति ले गया, मयूर सिंहासन ले गया, सब कुछ ले गया। मोहम्मद शाह को पैदल कर गया, बोले बादशाह जी अपने गुलामों के साथ, कनीजों के साथ पैदल घूमेंगे। ठीक है, ये स्थिति कर गया इनकी। जय सिंह को सवाई राजा जय सिंह की उपाधि किसने दी? ये क्वेश्चन मैंने बताया था। और अजीत सिंह को किसकी? महाराजा की उपाधि, और इनको जो है मिर्जा राजा की उपाधि, मिर्जा और क्या कहते हैं सवाई मिर्जा राजा। तो इसको जहांदार शाह ने दी। जहांदार शाह ने 2 उपाधियां बांटी हैं। तो जय सिंह को सवाई मिर्जा राजा जय सिंह कहा, और अजीत सिंह को महाराजा कहा। अजीत सिंह को क्या कहा? महाराजा कहा। तो समझ गए? तो महाराजा और जय सिंह को सवाई मिर्जा राजा कहा। सवाई मिर्जा राजा जय सिंह वही हैं जिन्होंने पिंक सिटी जयपुर शहर बसाया, और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से बसाया, और साथ में वैधशालाएँ बनाई। वैधशाला कहाँ कहाँ बनी है दोस्तों? तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। वैधशाला या ज्योतिषशाला कहते हैं जिनको, जंतर मंतर कहते हैं। एक तो दिल्ली में ही है, दूसरा जयपुर में है, तीसरा जो है क्या कहते हैं मथुरा में है, और चौथा कहाँ है? बनारस में है, और 5वां उज्जैन है। 5 हैं, ये पाँचों की पाँचों याद कर लेंगे। वैधशाला है या जंतर मंतर पहला कहाँ? दिल्ली। नंबर 2 कहाँ? जयपुर। नंबर 3 कहाँ है? दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, और मथुरा वाला नष्ट हो गया अब, और बनारस और उज्जैन। इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, मथुरा की जगह आगरा लगा के दे देता, लोग आगरा समझ लेते हैं, लेकिन ये 5 ही जगह हैं। 5 जगह की वैधशाला इनके द्वारा ही बनाई गई हैं, जो हमारे सवाई मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं।
सैयद आमेर का किला भी इन्होंने बनाया, हवा महल भी इन्होंने बनाया, जल महल भी इन्होंने बनाया, ठीक है, सारे काम इनके ही करे हुए हैं, सब ये जयपुर में है। जयपुर जो सिटी है वो इनकी ही देन है, और पहली ऐसी सिटी थी वैज्ञानिक तरीके पर बनाई गई थी, 90 डिग्री पर इसकी सड़कें काटती हैं, ठीक। सैयद बंदों का पतन किसके कारण से हुआ तो आप लोगों को पता है, निज़ामुल मुल्क चिनकलिज खां ने मारा था। सादत खां बुरहान उल मुल्क अवध को आज़ाद कराने वाले थे, अवध का आज़ाद कराया, ठीक। बाजीराव प्रथम क्या थे, द्वितीय पेशवा मराठों के। हैदर अली मैसूर के सुल्तान, मैसूर के संस्थापक। अब इनके बारे में, सादत खां के बारे में बताते हैं हम। अवध को आज़ाद कराया था, नवाब बने ये अवध के नवाब। इन नवाब साहब के बारे में बताते हैं। जब सैयद बंधु थे तो इनकी चलती चलाती नहीं थी ज़्यादा। जब इनकी चलती चलाती नहीं थी, ये खुद ही षड्यंत्रकारी थे। इन्होंने क्या करा, नादिर शाह से कहा, नादिर शाह जो है करनाल के युद्ध से ही वापस जा रहा था। ऐसा हुआ जब करनाल का युद्ध हुआ 1739 में, पूरी बात सुनना मेरी। करनाल का युद्ध हुआ वो 1739 में। करनाल के युद्ध में स्टोरी सुनाता हूँ, क्या कहते हैं, नादिर शाह की सीमा पर आकर सेना खड़ी हो गई। मोहम्मद शाह साहब गए, मोहम्मद शाह की सेना लड़ी और लड़ने के बाद हार गई। जैसी मोहम्मद साहब की सेना हारी तो बोले अब क्या करा जाए, तो हैदराबाद से इसको बुलाया निज़ामुल मुल्क को। निज़ामुल मुल्क बोला चलो भाई साहब समझौता हम करा देंगे। तो उधर क्या कहते हैं, नादिर शाह के साथ बैठ के इन्होंने समझौता करा। उस समझौते में कुछ पैसे तय हुए, लगभग 20 करोड़ के आसपास पैसे तय हुए, और नहीं 20 लाख के आसपास पैसे तय हुए थे, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो कम पैसों पे डील हो गई। अब सादत खां क्योंकि निज़ामुल मुल्क से चिढ़ता था तो, और खुद वजीर बनना चाह रहा था, तो सादत खां जाता है इसके पास, क्या नाम है, नादिर शाह के पास। नादिर शाह से कहता है, बोले यार इतनी दूर आए हो, बस थोड़ी चिल्लर लेकर निकल जाओगे, दिल्ली चलो, माली माल है, बादशाह के पास माल है, बहुत भयानक माल है, इतना माल मिलेगा कि आप खुश हो जाओगे, और नहीं मिलेगा तो मैं दूंगा 50 करोड़ रुपए अपने पास से, ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा। अब जो है क्या कहते हैं, ये पहुंचा, इनने कत्लेआम मचाया, जितनी अपेक्षा थी उतना पैसा वहां से मिल नहीं पाया, हालांकि बहुत मिला दिल्ली से। मोहम्मद शाह भाग गए दिल्ली छोड़ के, चिनकलिज खां की सारी मेहनत असफल हो गई। अब बोले इससे सादत खां था, बोले उससे लेकर आओ जिसने मुझे यहाँ आने का ऑफर दिया था, सादत खां को बुलाओ। अब सादत खां ने सोची, बोले यार वैसे ही मारेगा ही हैं, ना अपने रहे धोबी का कुत्ता होगा, ना घर के नहीं घाट के रहे, बोले ना तो ये छोड़ेगा और ना मुगल बादशाह छोड़ेगा, और बेइज्जती तो बहुत हो ही गई है अब, तो अब एक काम करो जहर पी लो। तो इसने जहर पी लिया था सादत खां ने। अवध का जो नवाब था पहला, उसने जहर पी के मरा था इसी बात को लेकर। क्यों? क्योंकि नादिर शाह ने इसे बुला लिया था, बोले इधर आओ आज तुम्हें देखते हैं, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा अंग्रेज बनने थे, तो इन अंग्रेज को अंग्रेज बना दिया। किस शासक ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया? देखो जजिया कर बड़ा खतरनाक था। जजिया कर सबसे पहले अरबियों ने लगाया था हमारे यहाँ, मैं इसकी बात सुना देता हूँ। तो क्वेश्चन पहले तो ये आएगा जजिया किस प्रकार का कर था, तो कोई धार्मिक नहीं लगाएगा, कोई भी धार्मिक नहीं लगाएगा, इसको सुरक्षा कर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सुरक्षा कर लगाएंगे। चलता रहा जजिया कर। जजिया कर से, जजिया कर उन लोगों से लिया था तो गैर मुस्लिम थे, गैर मुस्लिमों को जिम्मी कहा जाता, तो जिम्मी से लिया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता था। इसमें स्त्री, बच्चे, अपंग, बूढ़े, फिर से बोल देता हूँ, स्त्री, बच्चे, अपंग, बूढ़े और ब्राह्मण इससे मुक्त होते थे। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया लगाया फिरोज शाह तुगलक ने, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा जजिया लगातार चलता रहा। अकबर को अकल आई, अकबर ने कहा कि जजिया कर भारत में नहीं ले सकता, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर के बाद जब शाहजहां गद्दी पर बैठा, शाहजहां ने इसे पुनः चालू किया, चालू करके बोला भाई हम तो लेंगे, क्योंकि कट्टर मुस्लिम था वो, उसने जजिया कर चालू कर दिया। फिर उसके बाद जहांदार शाह गद्दी पर बैठा, जहांदार शाह ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। फाइनली रूप में मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर ख़त्म कर दिया। अब कौन जजिया दे रहा था इनका? इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, तो याद रखेंगे फाइनली पूर्ण रूप से समाप्त, अंतिम रूप से समाप्त, उसके बाद दोबारा लगा ही नहीं। उसको कहते हैं, किसने करा है? इसने किया है मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक है। इनका नाम रोशन अख्तर था। मुगल दरबार में किंग मेकर कौन थे? तो आप लोगों को पता है कौन थे? सैयद बंधु थे। हालांकि ये सब षड्यंत्रकारी हैं, ये सारे के सारे षड्यंत्रकारी हैं। ईरानी गुट, तुरानी गुट, अफगानी गुट, ये सब गुट बने हुए थे, लेकिन सच्चाई यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। किंग मेकर ये थे, इन्होंने चार के करीब राजा बनाए और खुद राजा नहीं बने। याद रखें, भारत में ये बहुत अच्छी रही मुगलों में, मुगल के ही वंशजों को राजा बनाया, कोई अमीर राजा नहीं बना,
फर्रुखसियर की हत्या किसने करवाई थी? फर्रुखसियर की हत्या किसने कराई? सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधु ने फर्रुखसियर को मार के मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया, क्योंकि फर्रुखसियर का टाइम है 1713 से 19 और मोहम्मद शाह का टाइम है 1719 से 48। तो याद रखिएगा 1719 में ही क्या कहते हैं मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं को मरवा दिया, क्योंकि फर्रुखसियर खुद इन्हें मारना चाह रहा था। फर्रुखसियर ने एक बार इन्हें फरमान दिया, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां दोनों भाई हैं, हुसैन खां से कहा कि बोले भाई तुम चले जाओ दक्षिण में, तुम यहाँ नहीं रहोगे। वो सॉरी बड़े भाई को भेजा दक्षिण में, तो बड़े भाई ने दक्षिण जाने से मना कर दिया, बोले मैं दक्षिण में गया और तुम मेरे भाई को मरवा दोगे। तो ये खुद नहीं गया था, फर्रुखसियर खुद हत्या कराना चाहता था, इनके मुक्त होना चाहता था, लेकिन फर्रुखसियर की हत्या इन्होंने करके मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया। फिर मोहम्मद शाह ने ही इनकी हत्या करा दी, बोले कल को मुझे मरवा देंगे, तभी तो इतने लंबे समय तक जी गया, ये होते तो जीने नहीं देते, मार देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके समय में हुई? मोहम्मद शाह के समय में हुई। और कब हुई? 1724 में निज़ाम, तभी तो हैदराबाद में निज़ाम कहते हैं, उल मुल्क चिन किलिच खाने की। ठीक है, अच्छा और कोई इसमें बचा? नहीं। ठीक है, तो जितने भी हुए हैं सब मोहम्मद शाह के समय में आज़ाद हुए हैं। मोहम्मद शाह के समय में कौन कौन से आज़ाद हुए? बंगाल कराया मुर्शीद कुली खान ने। मैं अब भी आप लोगों से यही कह रहा हूं, जो लोग मेरी इस वीडियो को देखें वो लोग उस वीडियो को जरूर देख लें जो इससे पहले बनाई है मैंने, जिस पर उत्तरकालीन मुगल लिखा हुआ है। दूसरे हैं निज़ाम, तो हैदराबाद किसने बसाया? हैदराबाद निज़ामुल मुल्क ने, निज़ाम उल मुल्क ने। ठीक, अवध के पहले नाम है सादत खां, वही वाले जिन्होंने विष पिया था, सादत खां, और पूरा नाम है इनका बुरहान उल मुल्क, सादत खां बुरहान उल मुल्क। ठीक है दोस्तों, मुअज्जम किस नाम से गद्दी पर बैठा? तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। मोहम्मद जो है मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम नाम से गद्दी पर बैठा, जिसको शाह बेखबर कहा गया। ठीक है, सिखों के नेता बंदू बहादुर को किसके समय में फांसी दी गई? बंदा बहादुर। देखो, जो बहादुर शाह प्रथम था उसके समय में बहादुर शाह प्रथम के समय में ही अंतिम 10वें सिख गुरु की मृत्यु हुई। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई। सिंह की हत्या नांदेड़ में एक अफगान ने की, चाकू मार के। अफगान ने चाकू मार दिया। अब सिखों की परंपरा में गुरु परंपरा हो गई समाप्त, और उसके बाद कौन आया? बंदा आया, गुरु का बंदा बहादुर। तो याद रखेंगे बहादुर शाह प्रथम इनसे बड़ा खुश रहता था, गुरु गोविंद सिंह से, लेकिन बंदा बहादुर से खुश नहीं रहता था, लेकिन इसको मार नहीं पाया था। बंदा बहादुर को बहादुर शाह प्रथम मार नहीं पाया था। ठीक है, लेकिन फर्रुखसियर आता है, उसने बंदा बहादुर को कहाँ पर? दिल्ली में बंदा बहादुर मार गए, वहाँ पर पकड़ा था और इनको फांसी दे दी गई थी। तो याद रखेंगे फर्रुखसियर ने मारा है। ठीक है, वह कौन सा एकमात्र मुगल सम्राट था जिसकी हत्या उसके वजीर इमादुल मुल्क ने की थी? देखो, एकमात्र वजीर, पहले तो क्या था, षड्यंत्रों से मार रहे थे, लेकिन डायरेक्टली नहीं मार रहे थे, डायरेक्टली नहीं मरवा रहे थे। मुगल बादशाह को मुगल बादशाह ही मरवा रहा था, मतलब मुगल बादशाह को मुगल बादशाह से ही मरवा रहे थे, मतलब उसके वंशज से, खुद डायरेक्टली नहीं मार रहे थे, चाहे वो सैयद बंधु हो या क्या कोई और हो। लेकिन ये जो व्यक्ति है एक बेचारा स्कोप का विभाजन बना, आलमगीर सेकंड को उसके वजीर ने, मैंने पढ़ाया भी वहाँ पर, वजीर ने आंखें फुड़वा कर जेल में डलवा दिया था। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु कब हुई? तो 1712 में इसकी मृत्यु हो गई। 5 साल गद्दी पर बैठा, 1707 से 1712। मुगल वंश का सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन था? देखो, जहांदार शाह और अहमद शाह तो काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने शासन किए हैं। जैसे अहमद शाह तो 1748 से 54 तक रहा है, और जहांदार शाह 1712 से 13 तक रहा है। ठीक है, रफ़ी-उद-दौला भी कुछ समय तक रहा है, लेकिन सबसे कम रहा है रफ़ी-उद-दरजात। याद रखेंगे, सबसे कम तक रफ़ी-उद-दरजात, और सर्वाधिक उत्तर
मुगल शासक का जो काल रहा है 1719 से 48, 1719 से 48 किसका रहा है? मोहम्मद शाह का, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी? शाहजहां द्वितीय की उपाधि से कौन गद्दी पर बैठा था? देखो, रोशन अख्तर तो मोहम्मद शाह की गद्दी पर बैठा, फर्रुखशर था ही, ठीक है। इसमें रफ़ी उद्दौला ने अपने आप को शाहजहां सेकंड कहा था, रफ़ी उद्दौला ने अपने आप को शाहजहां सेकंड किया था। खराब से नामों को बड़ा बड़ा नाम लेकर गद्दी पर बैठते थे ये। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में अवध, बंगाल और रुहेलखंड स्वतंत्र हुए? तो मैंने आप लोगों को बता दिया, सबके सब स्वतंत्र हुए हैं मोहम्मद शाह के समय में। तो जितनी भी स्वतंत्रताएं हुई हैं वो किसके समय में हुई हैं? मोहम्मद शाह के समय हुए हैं। मोहम्मद शाह का शासनकाल सबसे लंबा शासनकाल था और उसी में सबसे ज़्यादा हुई हैं। नादिर शाह के आक्रमण समय में दिल्ली का मुगल सूबेदार कौन था? ये बात याद रखेंगे, दिल्ली का मुगल सूबेदार कौन था। देखो, मैंने आप लोगों को बताया निज़ामुल मुल्क चले गए थे और निज़ामुल मुल्क तो चले गए थे हैदराबाद, ठीक है। निज़ामुल मुल्क चले गए थे हैदराबाद। उसके बाद किसको वजीर बनाया गया था? वजीर बनाया गया था सादत खां को। किसको बनाया गया था? सादत खां को। तो इसका आंसर होगा सादत खां को। नादिर शाह के आक्रमण के समय में दिल्ली का मुगल सूबेदार सादत खां था। शाह बेखबर किसने कहा? खफी खां ने। मैंने आप लोगों को बताया खफी खां ने। खफी खां की किताब का नाम है मुंतखब उल लुबाब और अबुल फजल की किताब है अकबरनामा। बदायूनी की है अब्दुल कादिर बदायूनी की किताब का नाम ध्यान मुझे नहीं आ रहा। बन्नी की है तारीख ए फिरोज शाही और दूसरी है फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी। चलो, आपका होमवर्क है अकबर के काल में जो जितनी किताबें लिखी गई हैं, जहाँ वो निज़ामुद्दीन जुनैदी की हो या अबुल फजल की हो, वो सारी की सारी आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और अब्दुल कादिर बदायूनी की किताब को ज़रूर लिख के बताना क्या है इसका नाम। तारीख है, चलो बता दूंगा मैं क्या है, इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। सिक्कों के साथ मेल मिलाप की नीति किसने अपनाई थी? तो सिक्कों के साथ सबसे पहली नीति बहादुर शाह प्रथम ने मेल मिलाप की नीति अपनाई थी। औरंगजेब के समय में सिक्कों के साथ मेल मिलाप की नीति नहीं थी, लेकिन अपने बाप की नीति को त्याग के तुरंत ही बहादुर शाह प्रथम ने अपनाई थी। और इसी के बारे में कहा जाता है ये एकमात्र उत्तरकालीन मुगल शासक था जिसके सब समय में जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? कौन बताएगा? ये देखो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जिनको नहीं पता हो। इसका नाम था अहमद खान। अहमद खान ने ही अपना नाम अहमद शाह अब्दाली रखा था, जिसने भारत पर 7 बार आक्रमण किए हैं। बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? तो अकबर सेकंड। अकबर सेकंड के बाद गद्दी पर बैठे थे ये, ठीक है। कौन? बहादुर शाह जफर। वह मुगल सम्राट कौन था जिसे अंधा कर दिया गया था? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था शाह आलम सेकंड को अंधा करा था इमादुल मुल्क द्वारा। किसके द्वारा? इमादुल मुल्क द्वारा। और अहमद शाह, इन दोनों को अंधा करा था। इन दोनों को ही इनने अंधा कर दिया था। इमाद उल मुल्क ने अंधा किया था। किसमें? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस मुगल शासक के समय में मराठों ने दिल्ली पर पहली बार आक्रमण किया था? 1737 के समय में। तो 1737 में 1739 तक कौन गद्दी पर रहा आएगा? तो जाहिर सी बात है, हाँ, 1948 तक मोहम्मद शाह, क्योंकि इसका टाइम पीरियड ही 1719 से 48 है। तो इसका आंसर ये होगा। फर्रुखशर का टाइम पीरियड आप लोगों को पता है क्या है? 1713 से 19। जहांदार का 1712 से 13। बहादुर शाह प्रथम का 1707 से 12। ऐसे क्रम है, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ है ये, तो सबसे ज़्यादा। और इसका टाइम पीरियड है 1719 से 48, ठीक है। तो इसके समय में ही हुआ है। तख्ते ताउस ईरान कौन ले गया? तो आप लोगों को पता कौन किसका आक्रमण हुआ था? 1739 में नादिर शाह का आक्रमण। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और यही तख्ते ताउस ले गया।
इसे अच्छा ही ना लगा, वो बोले तो तुमने बड़ा दिमाग ख़राब करा, तुम्हारा ताऊ से ले जाऊँगा उठा के, वही वाली बात कर दी। ठीक है। लाल कुंवर की वेश्या जो थी वो किसके साथ संबंध थे? जहांदार शाह के साथ संबंध थे, मोहम्मद शाह के संबंध थे और अहमद शाह के साथ संबंध थे। तो लाल कुंवर के जहांदार शाह के साथ संबंध थे। लाल कुंवर की महिलाओं अपने, इनकी जो एक नर्तकी थी, उन नर्तकी से इनके प्रेम संबंध थे और शासन में पूरा इंटरफेरेंस इसका ही रहता था। शासन में पूरा इंटरफेरेंस इनका ही रहता था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह को किस जेल में रखा? तो आप लोगों को पता है कौन सी जेल में रखा? रंगून जेल में रखा। कहाँ रखा? रंगून जेल में रखा। यह राधाबादा जेल पूना में है, जहाँ पर गांधी जी को रखा गया था, जहाँ पर अंबेडकर और गांधी जी के पास पूना पैक्ट हुआ था। तो कौन सा हुआ था? पूना पैक्ट, इसी जेल में। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में है, जिसे काले पानी की सजा कहते हैं। मांडले जेल कहाँ पर है? मांडले जेल म्यांमार में है, याद रखेंगे। और ये भी रंगून जेल भी कहाँ है? म्यांमार में है। तो इन्होंने रंगून निर्वासित कर दिया था। क्या कर दिया गया था? रंगून निर्वासित करा गया था। म्यांमार की मांडले जेल में नहीं रखा था। मांडले जेल में किसको भेजा था? बाल गंगाधर तिलक को। तिलक जिन्होंने गीता रहस्य किताब यहीं बैठ कर लिखी, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले JL नेहरू को, इनको यहाँ भेजा गया था। ठीक है, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? तो 1858 में, 1 साल ही जी पाए थे और इनका जो है काम खत्म हो गया था। 1858 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। 1857 नहीं, 1858 नहीं है, मृत्यु नहीं। 1858 में तो इन्हें पकड़ा गया था, ऐसा समझ लो। सबसे लास्ट में यही पकड़े गए थे। इनकी मृत्यु हुई है और देर में कब हुई है? 1862 में। कब हुई है? 1862 में। 1858 में तो पकड़े गए थे। कहाँ गए थे? पकड़े गए थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। मुगल प्रशासन में वजीर का पद शासक के समय प्रभावशाली हो गया था। तो देखो, अकबर के काल में तो वजीरों का इतना बड़ा रोल नहीं था, हालांकि वजीर को वकील भी कहा गया था, वकील का पद भी बनाया गया था। जहांगीर के शाह के समय में भी वजीरों का इतना बड़ा रोल नहीं था। उत्तर कौलिन मुगल, लेटर मुगल के समय में ये स्थिति हो गई थी कि राजा कमज़ोर हो गया और फिर वजीर ही सब कुछ हो गया। वजीर ही सब कुछ हो गया। वजीर ही सब कुछ हो गया। फर्रुखसर के दरबार में आने वाला अंग्रेज दूत कौन था? तो मैंने आप लोगों को बताया, जॉन सुरमन। जॉन सुरमन के नेतृत्व में गए थे। और यहाँ पर कौन कौन और गए थे? एक तो डॉक्टर साहब गए थे, डॉक्टर का नाम है हैमिल्टन, डॉक्टर हैमिल्टन। और दूसरा है ख्वाजा सहेत, ख्वाजा सहेत भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बंधुओं का दमन किस दल के ने किया? सैयद बंधुओं का दमन किया तुरानी गुट ने। तुरानी गुट के कौन थे? तुरानी गुट के थे निज़ाम उल मुल्क चिनकिलिच खां। देखो भाई, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद रह गया हमारा, चलो कोई बात नहीं, बिना धन्यवाद के। देखो, हम लोगों ने आप लोगों को ये पढ़ाया, ये बताने की कोशिश की कि जो है क्या कहते हैं, पूरा लेटर मुगल 50 क्वेश्चनों में समेटने की कोशिश की। मैंने आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि मैंने इसी से पहले एक क्लास ली थी जिसमें लेटर मुगल पूरी डिटेल में पढ़ाएं। आप लोग इन दोनों क्लास को जोड़ के देख लीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसी के चलते हुए हम धन्यवाद बोलते हैं। कल हमारी क्लास रहेगी यूरोपियन कंपनीज़ का आगमन। ठीक है, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। लेटर मुगल के बाद यूरोपियन कंपनीज़ के बाद हम पढ़ाएंगे 18वीं सदी के राज्य, जिनमें बंगाल हो गया, मैसूर हो गया, मराठे हो गए, सिख हो गए, तो ये पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस सेशन में जुड़ने के लिए।